नमस्कार आप सब लोगन के स्वागत बा मेंटू बिया। यहाँ सोच बनेला शक्ति पर। तो जैसन सोचब जा आप लोग वैसने बनब जा, मतलब जैसन सोचब जा वैसने अफसर बनब जा। अगर बढ़िया सोचब जा तो एसडीएम बनब जा, कम सोचब जा तो ग्रुप डी निकली। ठीक बा। तो यही के साथ एगो भोजपुरी का कहावत बा, लोकोक्ति बा कि बूंद बूंद से घड़ा भरेला, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एकरा पे आप लोगन के निबंध लिखे के बा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बा। तो बूंद बूंद से घड़ा भरेला पर निबंध लिखब जा और लिख करके जरूर एक बार टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होके भेज देव जा। ठीक, तो चलिए जा, आज इंट्रोडक्शन समाप्त हो गया भोजपुरी का। अब हमने का शुरू करल जी। मार्च का और अप्रैल का बिहार करंट अफेयर्स हो गल बाटे फरवरी का। तो फरवरी का करंट अफेयर्स चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है इंडेक्स। तो सबसे पहला है केंद्रीय बजट 2025 बिहार के लिए प्रमुख आवंटन। केंद्रीय बजट 2025 बिहार के लिए प्रमुख आवंटन। किऊल नदी के बारे में जानेंगे। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट जो पुस्तक बना है कि कैसे स्ट्रीट वेंडर से कोई ब्यूरोक्रेट बना है, तो उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा लखीसराय संग्रहालय, मनेर शरीफ, नवादा में 142 योजना का उद्घाटन, औरंगाबाद जिला में 195 योजना का उद्घाटन और 12वां दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और केंद्रीय बजट 2025-26 भूकंप, जीआई टैग, स्वर्ण पदक बिहार जीता, वो नया एयरपोर्ट मिला है, बोधगया में बौद्ध महोत्सव मनाया गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर इत्यादि के बारे में एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप लोग को बोर नहीं होना है, पानी पीते हुए पढ़ाई करते जाना है। ठीक है, तो केंद्रीय बजट जो हम लोग मार्च वाला में कंप्लीट कर चुके हैं, बिहार वाला बजट। तो अब ये केंद्रीय बजट 2025 का। तो केंद्रीय बजट 2025 में चूँकि बिहार स्पेशल है, तो इसमें बिहार के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो यह चर्चा में इसलिए रहा कि पहले तो बजट भाषण हुआ है 2025 का, उसमें बहुत सारी परियोजनाओं की घोषणा की गई है। तो इन परियोजनाओं में मखाने की खेती करने के लिए किसानों को बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मखाना जो है वो बिहार से संबंध रखता है, तो यह बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वही नव घोषित मखाना बोर्ड जो है मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ाएगा। तो मखाना बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ाएगा। इसके अलावा मिथिला मखाना जो है वो 2022 में इसको भौगोलिक टैग जीआई मिल चुका है और बिहार के कुल उत्पादन इसमें 80% का योगदान है। ठीक है, बिहार अकेले मखाना का प्रदेश में 80% उत्पादन करता है और इस पहल से 5 लाख से अधिक किसान को लाभ मिलेगी और खास करके यह उत्तर बिहार के क्षेत्रों में होता है मखाना, जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधेपुरा में। ठीक है, बिहार में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा जो भविष्य की मांगों को पूरा करेगा। तो बिहार में नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनेगा भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा और बिहार में क्या होगा, तो बिहटा में ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा बनेगा। पटना हवाई अड्डा का जो क्षेत्र है उसमें विस्तार होगा और बिहटा में ब्राउन फील्ड, बिहटा में कौन सा, तो ब्राउन फील्ड हवाई अड्डा बनेगा। शिक्षा जगत में देखें तो क्या हुआ है, तो इसके लिए बहुत सारा धनराशि का आवंटन किया गया है और बैंकों से बाह्य सहायता के लिए अनुरोध पर तेजी कार्रवाई किया जाएगा, मतलब कि बैंकों से भी अब वित्तीय सहायता मिलेगी शिक्षा जगत में। इसके अलावा खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। वहीं आईआईटी की बात करें, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की, तो इसके लिए छात्रावास बनाया जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा पटना में छात्रावास बनाया जाएगा, आईआईटी पटना में छात्रावास भी बनाए जाएंगे। वही मंदिर और पर्यटन से जुड़ा हुआ मैटर देखें तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में इस बार आने का बहुत संभावना है, क्योंकि विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर जो कॉरिडोर है, इसको काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के समान समर्थन देने का आश्वासन दिया गया है कि जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाया गया था, उसी तरह से विष्णुपद को महाबोधि मंदिर से जोड़ा जाएगा और इसको विकसित किया जाएगा।
वहीं इन दोनों के बारे में डिटेल से जाने विष्णुपद और महाबोधि मंदिर के बारे में, तो हम लोग देखेंगे कि यह दोनों मंदिर गया जिला में स्थित है और फल्गु नदी के तट पे है। दोनों का दोनों मंदिर गया जिला में है और फल्गु नदी के तट पे है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, विष्णुपद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। पौराणिक मान्यता के रूप में देखें तो जो स्थानीय पौराणिक मान्यता है उसके अनुसार गयासुर नामक एक राक्षस ने देवताओं से प्रार्थना की थी। गयासुर नाम का एक राक्षस था। इन्होंने देवता से प्रार्थना किया कि उसे दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में शक्ति दिया जाए, कि वो किसी को भी जिसको चाहे मोक्ष पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति दिला सकता है, मोक्ष दिला सकता है। तो चूंकि गयासुर बहुत ज़्यादा तपस्या किया था तो उसको भगवान जो थे उनको दे दिए थे यह मोक्ष प्राप्ति का शक्ति। उसके बाद उन्होंने उसका दुरुपयोग किया, तो दुरुपयोग करने के कारण भगवान विष्णु आए और उन्होंने उसको वश में कर लिया। और चूंकि वहाँ पे आए थे इसलिए मंदिर में एक पद चिन्ह छोड़ गए। वहाँ पे वो आए तो उनके पैरों के निशान रह गए और इसी घटना की वजह से यहाँ पे पद चिन्ह के रूप में ही उस मंदिर को बनाया गया है, विष्णुपद मंदिर को। उस मंदिर के अंदर जाइएगा ना आप लोग, तो बस वही है, एक उनके पैरों का निशान का कुछ सिंबल पत्थर से बनाया गया है और उसके चारों तरफ लोग परिक्रमा करते हैं। ठीक है, वास्तुकला विशेषता का बात किया जाए कि किस प्रकार के पत्थर चट्टानों से बना हुआ है, तो यह मंदिर जो है 100 फीट ऊंचा है। इस मंदिर की ऊंचाई है लगभग 100 फीट। ठीक है, और इसमें 44 स्तंभ है। इसमें बहुत सारे पिलर लगे हुए हैं, पिलर पे ही टिका हुआ है। जैसे अभी का घर बनता है ना हम लोग का पिलर पे, वैसे ही इसमें बहुत सारा पिलर लगा है, बस पिलर पे ही ऊपर का ढला हुआ है। तो 44 इसमें पिलर स्तंभ है और ये जो पिलर बने हैं और दीवारें हैं ये बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक मुंगेर से मंगाया गया था, काला पत्थर। तो यह मुंगेर के काले पत्थर से बना है, बड़ा ग्रेनाइट ब्लॉक से बना है और लोहे की पट्टी से जोड़ा गया है। यह लोहे की पट्टियों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ग्रेनाइट पत्थरों से बना हुआ है। और ये जो मंदिर है यह अष्टकोणीय है, 8 कोण में बना हुआ है, इस टाइप का है। ठीक है, 8 कोणीय है और पूर्व दिशा की ओर यह उन्मुख है, पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, जस्ट फल्गु नदी के तट पर बना है। यहीं पे जो होता है ना पिंडदान का भी काम यहीं पे इसी मंदिर के पास होता है। इसका निर्माण जो था 1787 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर के आदेश पे किया गया था। 1787 में अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। यह मंदिर पितृपक्ष के दौरान विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ पे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग बहुत संख्या में वहाँ जाते हैं और पिंडदान करते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा कल्पित ब्राह्मण, जिन्हें गायवाल ब्राह्मण भी किया जाता है, तो यह पारंपरिक पुजारी रहे हैं उस मंदिर के। तो उस मंदिर के पुजारी सिर्फ ब्रह्मा कल्पित ब्राह्मण ही हैं जो कि बहुत समय से आ रहे हैं और उनके ही परिवारजन है वहाँ पे पारंपरिक पुजारी बने होते हैं। वहीं बोध गया में महाबोधि मंदिर के बारे में बात किया जाए तो ये तो विष्णुपद का हो गया कंप्लीट। 1787 में अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। वहीं बोध गया में महाबोधि मंदिर को देखा जाए तो यह गौतम बुद्ध के लिए है और यहाँ पे महाबोधि वृक्ष था जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था 3री शताब्दी BC में। तो यह विष्णुपद से बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पुराना मंदिर है। ठीक है, 3री शताब्दी BC में करवाया गया था, जबकि वर्तमान संरचना इसका गुप्त के समय में 5वीं-6ठी शताब्दी में की गई थी। वही वास्तुकला विशेषता के रूप में देखा जाए तो यह 50 मीटर है। विष्णुपद 100 मीटर था और महाबोधि मंदिर जो है 50 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे भव्य मंदिर वज्रासन है और जो बोधि वृक्ष है पवित्र वो भी है। बुद्ध ये ज्ञान प्राप्ति के अन्य 6 पवित्र स्थल हैं और भी 6 जो स्थल हैं उनमें से एक यह भी है और यह कई प्राचीन स्तूपों से घिरा हुआ है। इसमें बहुत सारे पुराने स्तूप बने हुए हैं जो अच्छी तरह से अनुरक्षित है तथा आंतरिक, मध्य और बाहरी गोलाकार सीमाओं द्वारा संरक्षित है। तो यह गुप्त काल के सबसे प्रारंभिक ईंट मंदिरों में से एक है। तो ईंट से बनाए जा रहे मंदिर का जब शुरुआत हुआ था गुप्त काल में, तो उनमें से एक यह भी है बोध गया का मंदिर, जिसने बाद के ईंट वास्तुकला को प्रभावित किया था। वहीं हीरा सिंहासन वज्रासन मूलतः सम्राट अशोक द्वारा उस स्थान को चिन्हित करने के लिए स्थापित किया गया जहाँ पे
बुद्ध जी बैठते थे और वहाँ पे ध्यान मग्न करते थे। ठीक है, तो वो हीरा सिंहासन के नाम से है। वहाँ पे हीरा का सिंहासन वज्रासन बनाया गया है, जहाँ पे गौतम बुद्ध बैठ करके ध्यान किया करते थे। ठीक है, अब ये खत्म हो गया विष्णुपद और महाबोधि मंदिर का। नेक्स्ट है किउल नदी। तो किउल नदी आखिर चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि किउल नदी पे 49 करोड़ रुपया खर्च करके एक पुल बनाया जाएगा। किउल नदी पे पुल बनेगा जिसका लागत 49 करोड़ होगा, और इस पुल की लंबाई चौड़ाई तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लीजिए आप लोग। 390 मीटर और 12 मीटर चौड़ा। किउल जो नदी है वो लखीसराय को जोड़ने वाले इस पुल का निर्माण पूरी तरह से किया जाएगा। ठीक है, लखीसराय को जोड़ेगा इस पुल के माध्यम से। किउल नदी जो है वो गंगा की एक सहायक नदी है और दक्षिण से छोटा नागपुर के पहाड़ से यह आती है, और छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलने के बाद झारखंड के गिरिडीह जिला में स्थित है यह पर्वतमाला, वहां से निकलती है और जमुई होते हुए लखीसराय पहुंचकर हरिहर नदी में मिल जाती है। ठीक है, हरिहर नदी में यह लखीसराय में पहुंच के मिल जाती है, और जमुई पहले झारखंड से जमुई में एंटर करती है, फिर लखीसराय में और हरिहर नदी में जाके मिल जाती है, और इसके बाद यह मुंगेर जिला में गंगा में मिल जाता है। हरिहर जो नदी है वो अपने किउल के साथ मिला हुआ रहता है। किउल और हरिहर एक साथ दोनों संगम, जो दोनों नदियों की है, संगम नहीं कर सकते, जब विलीन हो जाती है दोनों नदियां मुंगेर में जाके मिल जाती हैं। इससे इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। तो बिहार के राज्यपाल ने 5 फरवरी 2025 को मनोज कुमार द्वारा लिखित, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किसने विमोचन किया, तो राज्यपाल किए, और किसने लिखा है, तो मनोज कुमार ने लिखा है स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट। तो इस पुस्तक के बारे में बिहार का कोसी क्षेत्र से दिल्ली तक की यात्रा में जो संघर्ष हुआ उसकी संघर्षपूर्ण कहानी का वर्णन किया गया है। कोसी क्षेत्र से दिल्ली तक बहुत सारे जो होते हैं छात्र बहुत गरीबी होते हैं, बहुत कठिनाई में होते हैं, अपने लगन से फिर भी सिविल सर्विस परीक्षा में सफल हुए और उच्च पद पे पहुंचे थे। और पुस्तक का संपादन जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने किया था। पुस्तक का संपादन डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने किया था और मनोज कुमार द्वारा लिखित है। लखीसराय संग्रहालय के बारे में बात किया जाए तो लखीसराय संग्रहालय जो है वह चर्चा में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री ने 35.8 करोड़ की लागत से बना लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन 6 फरवरी 2025 को किया गया है। अर्थात कि लखीसराय में एक संग्रहालय बना हुआ है। ठीक है, तो यह संग्रहालय किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ यह दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय होगा, और यह जो संग्रहालय होगा बहुत ज़्यादा सुसज्जित होगा। इसमें थिएटर होंगे इंडोर और आउटडोर। ठीक है, इसके अलावा जो लखीसराय में पौराणिक मूर्तियां मिली हैं, शिलालेख, मृदभांड, बौद्ध स्तूप और कीमती पत्थर है, जिन्हें अशोक धाम मंदिर समेत अन्य स्थानों पर रखा गया है। अब इस संग्रहालय में सभी को संरक्षित किया जाएगा। जो इधर उधर थे सभी को कलेक्ट करके लखीसराय संग्रहालय में रखा जाएगा, और बिहार का यह दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय है। इसके महत्व के बारे में बात किया जाए तो ऐतिहासिक धरोहर का इसमें संरक्षण किया जाएगा, चूँकि शिलालेख, मृदभांड, बौद्ध स्तूप, कीमती पत्थर सब इतिहास से जुड़े हैं, तो ये ऐतिहासिक का संरक्षण एक तरह से है। पुरातत्व का अवशेषों का संरक्षण है, और मूर्तियों का अध्ययन और संरक्षण भी किया जाएगा। इसके अलावा इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, इतिहास संस्कृति को लोग जानेंगे, स्थानीय संस्कृति का प्रचार होगा। लखीसराय का जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है उसको विस्तार करने में सहायता मिलेगी। इसका घोषणा वर्ष 2018 में किया गया था, और अभी यह बन गया है, और मुख्यमंत्री ने फरवरी में इसका उद्घाटन कर चुके हैं। ठीक है, लखीसराय जिला के बारे में एक नज़र डालते हैं हम लोग। तो यह जो जिला है लखीसराय 3 जुलाई 1994 को स्थापित किया गया था। तो लखीसराय की स्थापना हुआ है 3 जुलाई 1994 को, और यह लखीसराय मुंगेर जिले में एक पहले जो था वो मुंगेर जिला में एक अनुमंडल था, अर्थात कि मुंगेर से अलग होकर के लखीसराय को स्थापना किया गया है। वहीं इस जिले में बहुत सारे महत्वपूर्ण मंदिरें हैं और कुछ पुराने शिलालेख देखने को मिलते हैं। तो जैसे यहाँ पे अशोक धाम है, बरहिया का भगवती मंदिर है, श्रृंगी ऋषि है, जलप्पा स्थान है,
अभयनाथ स्थान है, अभीपुर पर्वत है, अभीपुर के महारानी स्थान है, अभीपुर में जो महारानी थी उनका स्थान मिलेगा। इसके अलावा गोविंद बाबा स्थान मंडप भी यहाँ पे मिलेगा। और इतना ही नहीं, दुर्गा स्थान भी लखीसराय में देखने को मिलता है। तो अशोक धाम, बरहिया, देखिए अभीपुर पर्वत अगर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अभीपुर पर्वत कहाँ है, तो वो लखीसराय में है। अभीपुर पर्वत, अभीपुर महारानी का स्थान, अभय स्थान, जलप्पा स्थान, श्रृंगी ऋषि, भगवती मंदिर, ये सब लखीसराय में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है मनेर शरीफ। तो मनेर शरीफ चर्चा में क्यों था, मनेर शरीफ किस लिए जाना जाता है? तो सबसे पहले तो जो बिहार के मुख्यमंत्री इन्होंने हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी के 576वें उर्स में मनेर शरीफ में शामिल हुए हैं। तो उर्स उर्दू में बोला जाता है, हो सकता है उर्दू शब्द हो उर्स। तो इनके वही है कि अहमद याहिया मनेरी, इन शॉर्ट बोले तो याहिया मनेरी, ठीक है। तो याहिया मनेरी की 756वां में उर्स में मनेर शरीफ में मनाया गया था। मनेर शरीफ के बारे में बात करें तो यह जो पटना जिला में है, इसका पुराना नाम मनियार स्थान था और इसका अर्थ होता था संगीत में शहर, ठीक है। ये शहर का बहुत पुराना हिस्सा है मनेर, और यहाँ पे संगीत में शहर के नाम से यह जाना जाता था। वहीं इस शहर में सूफी संत याहिया मनेरी हैं और मखदूम शाह दौलत की कब्र भी देखने को मिलती है। बहुत फेमस थे याहिया मनेरी और मखदूम शाह दौलत, इनके दोनों लोगों की कब्रें भी मनेर शरीफ में देखने को मिलता है। और यहाँ पे बड़ा दरगाह है, महान तीर्थ स्थल है, और छोटी दरगाह छोटा तीर्थ स्थल के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1616 वर्ष 1616 में मखदूम शाह जो दौलत है, जिनकी कब्र है, इनको दफनाया गया। वहीं 1619 में बिहार के शासक इब्राहिम खान ने यहाँ पे छोटा सा दरगाह का निर्माण करवाया था। तो बताइए आप लोग कि 1619 से 1616 के आसपास मुगल का कौन सा शासक था? तो मुगल का शासक था जहांगीर, ठीक है। 1606 से लेकर 27 तक। तो जहांगीर के समय में बिहार का शासक था इब्राहिम खान, और उसी ने मनेर में मखदूम शाह दौलत को यहाँ पे दफना दिया था। उर्स जो होता है वो क्या है, तो उर्स के बारे में जानेंगे। तो बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से जो मनेर दरगाह परिसर है, वहाँ पे उनकी जन्मस्थली का सालाना आयोजन किया जाता है। तो वही होता है उर्स। और कौन सा उर्स मनाया गया है याहिया मनेरी का? तो 756वां, ठीक है। नेक्स्ट है मखदूम याहिया मनेरी। तो इन्होंने मखदूम उल मुल्क बिहारी और मखदूम ए जहां के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मखदूम उल बिहारी और मखदूम ए जहां, मखदूम उल बिहारी और मखदूम ए जहां के नाम से भी इनको जाना जाता है। और इनका जन्म 1264 को हुआ था, पटना के पास में हुआ था। तो याहिया मनेरी का जन्म 1264, जब उस समय ना दक्षिण में एकदम भक्ति आंदोलन चरम पे था, उत्तर भारत में भी था बहुत ज़्यादा। उस समय सूफी संत और से वो सब चिश्ती वगैरह बहुत सारा सिलसिला चल रहा था। उसी समय का बात ये भी थे याहिया मनेरी। तो 1264 में पटना में इनका मनेर गांव में हुआ था, और वही मनेर गांव बन गया है पटना का पुराना स्थल, इनका दरगाह स्थान, ठीक है। तो इन्हें अरबी भाषा, फारसी, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, धर्म और सूफीवाद की गहरी समझ थी याहिया मनेरी को। फिरदौसी संप्रदाय से संबंध रखते थे, और इनके पिता जो थे कमालुद्दीन याहिया मनेरी थे, ठीक है। तो कमालुद्दीन याहिया मनेरी जो थे इजराल बिन ताज फकीह अल खलील फिलिस्तीन से थे, और जो मनेर के एक सूफी संत थे। तो फिलिस्तीन से आए हुए थे इनके पिताजी, और यह सूफी एक संत थे, ठीक है। नवादा में 142 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि नवादा में 142 योजना का उद्घाटन किया गया। नवादा में कितनी योजना? तो 142। एक जिला में इतना सारा योजना, बाप रे। नवादा में 142 योजना था। यह चर्चा में इसलिए रहा कि यह नवादा में करोड़ों रुपए की लागत वाली 142 योजना का यहाँ पे शिलान्यास किया जाएगा। और इससे संबंधित मुख्य बिंदु के बारे में देखा जाए तो यह नवादा जिले में बहुत सारी योजना देगी, जिसमें 211 करोड़ के आसपास खर्च आएगा। और ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हटाइए। नेक्स्ट है कि इस योजना के तहत क्या क्या योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। तो जैसे कि एक मेडिकल कॉलेज बनेगा नवादा में,
वहीं नवादा के रजौली अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नवादा के रजौली अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज बनेगा। यहाँ पे एक प्रेक्षागृह भी बनाया जाएगा, प्रेक्षागृह बनाया जाएगा। वहीं 27 वार्ड में गंगा जल आपूर्ति भी किया जाएगा। वहाँ के 27 वार्ड में गंगा जल को भी दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा रजौली जो है वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। तो वहाँ के रजौली जो अनुमंडल है वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। तो इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे सामाजिक आर्थिक विकास को इससे गति मिलेगा और स्थानीय लोगों को इससे बेहतर सुविधाएं भी मिलेंगी जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में सुधार लाएंगे। वहीं नवादा जिला का इतिहास के बारे में देखा जाए तो यह मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ था और यहाँ के जो लोग हैं वो मगही बोलते हैं। यहाँ के लोग मगही बोलते हैं। वहीं प्राचीन काल में यह बहुत ज्यादा वनों से घिरा हुआ था, इसीलिए इसका प्रसंग पांडवों के अज्ञातवास में भी हुआ है। कहा जाता है, मान्यता है कि जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो इन्हीं के नवादा के जंगलों में यह थे, घुमा करते थे। ठीक है, आज भी नवादा के कई प्रखंड जो है वन से घिरा हुआ है, जैसे रजौली, कौआ कोला और गोविंदपुर। इसके अलावा नवादा जो शब्द है नौ और आबाद दो शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है कि खूरी नदी के उत्तर में जो मानव बस्तियां बसी हैं वो नौ आबाद है, नया नया वो आबाद हुआ है। ठीक है, तो खूरी नदी के उत्तर में बसा हुआ नवादा। यह वर्तमान में झारखंड के कोडरमा जिला से लगा हुआ है और इसका अस्तित्व जो था वह 1973 में आया था। इसके पहले हम लोग पढ़े थे कौन सा, लखीसराय। तो लखीसराय बना था 1994 में और यह जो नवादा है वो बना था 1973 में। और यह गया जिला के अधीन एक अनुमंडल था और जो लखीसराय था वो मुंगेर के अधीन था। ठीक है, और जो नवादा है वो गया का ही एक अनुमंडल था जो 1973 में गया से अलग हो गया। यहाँ पे पर्यटन के भी बहुत ज़्यादा है, जैसे ककोलत झरना सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस भी है। ककोलत झरना नवादा में है। इसके अलावा यहाँ पे प्रजातंत्र द्वार है सीतामढ़ी। अब सीतामढ़ी से कंफ्यूजन नहीं होता ना है कि सीतामढ़ी जिला में होगा, सीतामढ़ी नवादा जिला में है। ठीक है, इसके अलावा नारद संग्रहालय है, शेख देवरा भी है। ठीक है, शेख देवरा संग्रहालय भी है, नारद और ककोलत झरना भी है। ठीक है, बुनियादी तीर्थ भी यहाँ पे है। तो अब आते हैं हम लोग नवादा के बाद औरंगाबाद जिला के बारे में। तो यहाँ पे भी 195 योजना का उद्घाटन हुआ है। तो चूंकि यह प्रगति यात्रा के दौरान हुआ था, मुख्यमंत्री बिहार में प्रगति यात्रा करे थे उसके दौरान। यहाँ पे 500, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कितना लागत क्या क्या ये सब इतना स्पेसिफिक नहीं पूछता है। तो यहाँ पे देखिए प्रगति यात्रा में क्या क्या कार्य हुआ था, इसको देखते हैं हम लोग कि प्रगति यात्रा के दौरान क्या घोषणा थी। तो औरंगाबाद में देवनगर पंचायत में रिंग रोड बनेगा। उसके अलावा विष्णुपुर कैनाल का निर्माण होगा, विष्णुपुर कैनाल नहर जैसा बनेगा। राष्ट्रीय उच्च पथ पे जो है वो ट्रामा सेंटर बनेगा। ट्रामा सेंटर वहाँ पे मतलब कोई एक्सीडेंटल केसेस जाते हैं तो वो हाईवे पे बनेगा। और बहुत अच्छी पहल है कि हाईवे पे अगर कुछ भी हो रहा है एक्सीडेंट वगैरह तो तुरंत ही उसको चिकित्सीय इलाज मिल जाएगा। वहीं औरंगाबाद में अदरी नदी है, तो अदरी नदी पर रिवर फ्रंट का काम किया जाएगा, रिवर फ्रंट का काम होगा। इसके अलावा मदनपुर प्रखंड के बिगहा ग्राम में कृष्ण नदी पर चेक डैम बनेगा। यहाँ पे सूर्य कुंड और रुद्र कुंड परिसर में ग्रीन फील्ड बनाया जाएगा। इसके अलावा इसके 7 प्रखंडों में जो है वो कार्यालय बनेंगे, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और स्टेडियम बनेगा औरंगाबाद में। रफ़ीगंज के लिए बाईपास बनेगा और एक भी, ये सब हटाइए क्या है इतना सारा। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख विकास योजनाएं में क्या इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 9 मंजिला मॉडल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा पंचायत भवन बनेगा देव प्रखंड में। भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय बनेगा, तो यह इम्पोर्टेंट होता है औरंगाबाद जिला में। इसके अलावा रिंग रोड और मेडिकल कॉलेज बनेंगे, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनेगा। रुद्र कुंड और सूर्य कुंड, तो पूछ सकता है कि रुद्र कुंड और सूर्य कुंड कहाँ है, तो ये दोनों औरंगाबाद में है। तो यहाँ पे सौंदर्यीकरण का अवलोकन किया जाएगा रुद्र कुंड और सूर्य कुंड के। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारा काम किया गया है। ठीक है, तो अब इसका इतिहास जान लेते हैं हम लोग औरंगाबाद का। तो इसकी स्थापना 1972 में हुआ था। यह गंगा नदी के उत्तरी किनारे पे स्थित है। ठीक है,
और 1972 में हुआ था। यहाँ पे नदियां हैं, आदरी है, पुनपुन है, औरंगा, बटारे, मोहर, मदन, बहुत सारी नदियां हैं। आदिरी, पुनपुन, औरंगा, बटारे, मोहर और मदर। ठीक है। यहाँ की स्थानीय जो भाषा है मैथिली है, लेकिन मैथिली तो यहाँ बोला नहीं जाता है, इसीलिए हिंदी और अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। पर औरंगाबाद में मैथिली पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि औरंगाबाद में मैथिली बोला जाता है। दिया हुआ तो उत्तर बिहार का है ना। यहाँ पे पर्यटक स्थल है, गिद्धकूट पर्वत है, बारबरीन का मकबरा है, सूर्य मंदिर है, देव सूर्य मंदिर। पूछता है क्वेश्चन, देव सूर्य मंदिर कहाँ है, तो औरंगाबाद में है। बारबरीन का मकबरा यहाँ पे है, गुद्धकूट पर्वत है, उमंगा सूर्य मंदिर है, दाऊद का किला है। तो दाऊद का किला कहाँ पे है? औरंगाबाद में। उमंगा सूर्य मंदिर कहाँ है? तो औरंगाबाद में। देव का सूर्य मंदिर, उमंगा सूर्य मंदिर, देव का सूर्य मंदिर, दोनों सूर्य मंदिर है औरंगाबाद में। दाऊद का किला है औरंगाबाद में। वहीं बारबरीन का मकबरा भी है और गिद्धकूट पर्वत भी है। यहाँ पे नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना लॉन्च किया गया। यह इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए कि कोयला आधारित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना औरंगाबाद में लगाया गया है। नेक्स्ट देखा जाए तो अदरी नदी के बारे में, तो चूंकि अदरी नदी क्या करता है, यह छठ महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है और धार्मिक दृष्टिकोण से यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अदरी नदी, और औरंगाबाद के शहर के बीचों बीच गुजरती है और पुनपुन नदी की एक सहायक नदी है अदरी नदी। तो चूंकि औरंगाबाद के बीचों बीच से गुजरती है, यहाँ पे छठ मनता है, ऐतिहासिक महत्व है, धार्मिक भी है और पुनपुन नदी की एक सहायक है। और जो अदरी नदी का उद्गम स्थल है वो देव प्रखंड के अदरी गांव से होता है और यह मानव निर्मित नदी है, मानव के द्वारा बनाया गया निर्मित है वो नदी है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बढ़ावा दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव हुआ है 12वां नंबर का। तो यह बहुत VVIP हो जाता है। तो चूंकि यह बिहार के दरभंगा जिला में 12वें दरभंगा अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है कि यह कहाँ पे हुआ, तो दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल में हुआ था, दरभंगा के प्रांगण में आयोजित हुआ है। और क्लोजिंग फिल्म बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा द्वारा यह निर्देशित किया गया दादा लक्ष्मी को मतलब यहाँ पे दर्शकों ने खूब सराहा है। ठीक है। तो इस उत्सव की जो क्लोजिंग थी फिल्म वो थी दादा लक्ष्मी इसकी क्लोजिंग थी और यशपाल शर्मा द्वारा निर्देशित फिल्म है दादा लक्ष्मी। नेक्स्ट है कि यह जो उत्सव था इसमें देश विदेश की 45 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी। 3 दिन यहाँ पे चला था उत्सव और इसमें 45 फिल्म का स्क्रीनिंग किया गया था, जिनमें सिनेमा प्रेमी और फिल्म निर्माताओं को एक वैश्विक मंच भी प्रदान किया गया। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय चलचित्र उत्सव में सांस्कृतिक प्रस्तुति हुआ है और सिनेमा क्विज प्रतियोगिता भी हुआ था, जिसमें वहाँ के जो छात्र छात्राएं उन्होंने भाग लिया था। और इस उत्सव के समापन समारोह में 65 अवार्ड भी दिए गए थे। ठीक है। वहीं 12 वर्ष जो वर्ष 2013 से है सिनेमा प्रेमियों के लिए एक प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है, तो 2013 से यहाँ पे मनाया जा रहा है। ठीक है। हर साल यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 2013 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय फिल्मकारों को एक साथ लाने का यह कार्य करता है मंच। इसके अलावा मिथिला और बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को भी वैश्विक मंच प्रदान करता है। दरभंगा जिला के इतिहास के बारे में बात करें तो यह जो है बागमती नदी के किनारे स्थित है। दरभंगा बागमती नदी के किनारे स्थित है, वहीं यह मिथिला क्षेत्र में आता है। ठीक है। बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का ही एक हिस्सा है दरभंगा। और दरभंगा प्रमंडल में 3 जिला आता है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर लाइन से ही है। ऊपर में मधुबनी है, नेपाल से टच होता हुआ, नीचे में दरभंगा है और उसके नीचे में समस्तीपुर है। ठीक है। उसके नीचे में समस्तीपुर है। तो मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर दरभंगा प्रमंडल के तीनों हिस्से हैं, जिले हैं। ठीक है। वहीं दरभंगा के उत्तर मधुबनी देखिए आ गया, दक्षिण में समस्तीपुर, पूर्व में सहरसा, पश्चिम मुजफ्फरपुर। दरभंगा जो शब्द है वह संस्कृत भाषा के द्वारबंग या फारसी जो है शब्द दर ए बंगा से आया है, यानी बंगाल का दरवाजा। ठीक है। बंगाल का दरवाजा। तो चूंकि मैथिली में कई सालों तक यह चला था, इसलिए इसके वजह से इसका नाम पड़ गया था। और मुगल काल में दरभंगी खान या शहर बसाया था। तो दरभंगा जिला जो है दरभंगी खान ने मुगल काल में बसाया हुआ था।
नेक्स्ट है कि बिहार के लिए प्रमुख आवंटन। तो अब ये क्षेत्रीय जो 2-3 जिला थे उसको हम लोग देख लिए। अब देखेंगे बिहार के लिए क्या क्या कार्य किया गया है और किस किस योजनाओं का घोषणा किया गया है। ये सारा के सारा ना केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है, ठीक है, बिहार सरकार का नहीं, केंद्र का। तो ये बजट 2025-26 जो है बिहार के लिए क्या क्या कार्य किया गया। तो 3 जिला तो हम लोग देख लिए थे, नवादा, 4 था ना, नवादा था और था कौन, औरंगाबाद, नवादा, औरंगाबाद और था दरभंगा, ठीक है। तो नवादा, औरंगाबाद, दरभंगा के लिए बहुत सारे केंद्रीय योजना बजट में योजनाएं लॉन्च की गई हैं। इसके अलावा पूरे बिहार के लिए देखिए कहाँ पे क्या हुआ है। तो मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी और इसकी स्थापना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्या होगा कि मखाना के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, उसके प्रसंस्करण में बढ़ोतरी होगी या फिर अधिक व्यापक पैमाने पर हो पाएगा, मूल्य संवर्धन होगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ तक कि विदेशों में निर्यात भी कर सकेंगे। इसके अलावा उसको विपणन में भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला था, कब मिला था, तो 2022 में मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है 2022 में, ठीक है। और यह बिहार में अकेले पूरे भारत का 80% उत्पादन करता है। तब जरूरत है इसको अच्छे से प्रोसेसिंग करने की, एक फैक्ट्री लगाने की, इसको निर्यात करने की और बहुत लंबे समय तक सहेज के रखने की, ठीक है। इससे उधर जो मिथिला के जो क्षेत्र हैं वहाँ के किसान बहुत सारे उत्तर बिहार के लाभान्वित होंगे। और फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की घोषणा भी की गई है कि यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग संस्थान बने, इससे खाद्य के प्रसंस्करण में सहायता मिलेगी, ठीक है। वहीं विमान के क्षेत्र में भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं। तो विमान के क्षेत्र में क्या कार्य किया गया है, तो विमान के क्षेत्र में पहला कार्य तो ये है कि यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का निर्माण किया जाएगा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा अर्थात कि भविष्य की मांग को पूरा करने के लिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। पटना हवाई अड्डा का विस्तार होगा। बिहटा में ब्राउन फील्ड, ठीक है, बिहटा में ग्रीन नहीं ब्राउन फील्ड बनेगा। शिक्षा और बुनियादी ढांचे की बात करें तो यहाँ पे अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाएगी ताकि बैंकों को बाहरी सहायता मिल सके। पूर्वोदय पहल एक है, तो पूर्वोदय पहल क्या है, तो यह पूर्वोदय पहल के तहत बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी ताकि पूर्वी भारत जो है, बिहार कनेक्टेड है ना पूर्वी भारत, तो पूर्वी भारत का विकास हो सके। यहाँ से खाद्य प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ से निर्यात नहीं कह सकते उसको, मतलब उसको पूर्वोत्तर के राज्यों में भेजा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आईआईटी पटना का विस्तार किया जाएगा। ऊपर हम लोग देख चुके हैं, फिर से इसको पढ़ लेते हैं। मंदिर बनेगा, विष्णुपद महाबोधि मंदिर कॉरिडोर और नालंदा का भी विकास होगा। अब आता है बिहार में भूकंप के झटके। तो यहाँ पे भूकंप का झटका महसूस किया गया था सिवान में 4 के तीव्रता से। तो उतना कुछ खास ही नहीं, यहाँ पे सुनामी आया था और भूकंप और सुनामी आया था जिसका कि भूकंपीय वेधशाला करता है। इसके अलावा जनता को भूकंप से अलर्ट करने के लिए एक भूक कैंप नामक वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी चलाया गया है। भूकंप, ठीक है, भूकंप एक ना ऐप चलाया गया है भूकंप, जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके, ठीक है। मधुबनी चित्रकला जो कि मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, अगर उसको करंट से अपडेट किया जाए खासकर तो मार्क्स में बूस्टअप मतलब नंबर ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो मधुबनी जो चित्रकला है तो यूरोपीय देश का 2 दिवसीय यहाँ पे यात्रा हुआ था। तो प्रधानमंत्री ने फ्रांस में अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, ठीक है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, इन्होंने भारतीय लोक कला पर आधारित एक लकड़ी का रेलवे खिलौना सेट और एक जिग्सा पहेली उपहार में दिया है। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को फ्रांस में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय लोक कला पर आधारित है एक लकड़ी का खिलौना, रेलवे खिलौना सेट, ठीक है, लकड़ी का रेल बनाया जाता है जो, और इसके अलावा जिग्सा पहेली तो उनके बच्चों को उपहार दिए हैं जेडी वेंस के, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ फोटो दिया गया है। तो मुख्य बिंदु इससे क्या है, तो मुख्य है उपहार के बारे में। जो लकड़ी का रेलवे खिलौना मिला है तो यह लकड़ी से तैयार हुआ है जो पर्यावरण के अनुकूल है। इसके अलावा वनस्पति रंगों से इस खिलौने को रंगा गया है, वनस्पति कलर से, ठीक है, जो यह भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है।
इसके अलावा एक जो रेलवे का खिलौना है, एक कालातीत क्लासिक बताया गया है। इसको कालातीत क्लासिक भी बताया गया है, जो पुराने याद को स्थिरता के साथ जोड़ता है, जिसमें पुराने जो याद होते हैं, पुराने जो डिजाइन थे रेलवे को, उसको भी जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखेंगे जिक्सा पहेली क्या है। तो इसमें पश्चिम बंगाल की काली घाट कला है। ठीक है, पश्चिम बंगाल की काली घाट कला, संथाल जनजाति की संथाल पेंटिंग और बिहार की मधुबनी पेंटिंग जैसी विभिन्न लोक चित्र कला शैलियों को शामिल करके इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैप दिया गया है, ये फोटो है। यहाँ पे देखिए ये काली घाट है बंगाल का पेंटिंग जो है, और यह मधुबनी का है, और इसके अलावा यह भी मधुबनी है, और यह आपका है क्या था, एक संथाल का। ठीक है, तो संथाल का ये पेंटिंग हो गया, ये काली घाट पश्चिम बंगाल का, ये मधुबनी का। तो ये सभी चीज़ें इनको, इनके बच्चों को, जिसको जिक्सा पहेली कहते हैं, पहेली के रूप में जिक्सा पहेली, तो वो दिया गया था किसके बच्चों को, तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के, जे.डी. वेंस। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग कि लकड़ी का वरमाला सेट जो था वो एक टिकाऊ, मतलब लकड़ी का एक वरमाला सेट भी मिला था। यहाँ पे देखिए लकड़ी का है, ये वरमाला है अल्फ़ाबेट, और यह लकड़ी का बना हुआ है। तो एक लकड़ी का वरमाला सेट, यह एक टिकाऊ, सुरक्षित और आकर्षक शिक्षण उपकरण है जो कौशल और संज्ञानात्मक क्षमताओं को बढ़ाता है। वहीं मधुबनी कला के बारे में बात करें तो उत्पत्ति मधुबनी चित्रकला की बिहार के मिथिला क्षेत्र से हुई थी, सब लोग जानते हैं। इसके अलावा यह प्राचीन रूप से बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और प्रसिद्ध कला है, जो नेपाल में भी अभ्यास इसका किया जाता है, मधुबनी कला का। मधुबनी कला के निशान जो है वो भारतीय महाकाव्य रामायण में भी देखने को मिलता है। तो मधुबनी कला रामायण में भी देखने को मिलता है, और इसे मिथिला या मधुबनी कला के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो जो मधुबनी कला है यह आदिवासी रूपांकन, चमकीले मिट्टी के रंगों के उपयोग के कारण लोकप्रिय है। तो इसमें मधुबनी पेंटिंग में चमकीला मिट्टी का रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी के रंग होते हैं और चमकीले होते हैं। इसके अलावा इसमें आदिवासी रूपांकन भी किया जाता है। वहीं परंपरागत रूप से गांव की महिलाएं अपनी भावनाओं, आशाओं, विचारों को इसमें प्रदर्शन करती हैं और घर की दीवारों पे इस चित्र को बनाते हैं। वहीं जो इसको पूरा करने के लिए पुरुष भी इसमें अब शामिल हो गए हैं। मतलब ये ना बहुत ज़्यादा महिलाएं ही करती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें पुरुष भी इनकी सहायता करने के लिए शामिल हो गए हैं। और यह जो शैली है इसमें ज्यामितीय पैटर्न होता है, फूल होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, इन सभी का रूपांकन दीवारों पे देखने को हमें मिलता है। इस रंग में जो चित्र होते हैं ना, तो उसमें पौधा और अन्य प्राकृतिक स्रोत से रंग प्राकृतिक अर्क से बनाया जाता है। ठीक है, मतलब नेचुरल ही होते हैं कलर इसमें। उदाहरण के लिए काला रंग गाय के गोबर से बनाया जाता है, जिसमें कालिख मिलाकर बनाया जाता है। गाय के गोबर में कालिख मिला के काला, वही नीला रंग बनाया जाता है नील से, नील भी प्राकृतिक है। और सफ़ेद रंग जो होता है चावल के पाउडर से बनाई जाती है। वहीं नारंगी रंग जो होता है पलाश के फूलों से बनाई जाती है। नारंगी रंग पलाश के फूलों से बनाई जाती है। अब यहाँ पे भूकंप का कुछ बारे में दिया हुआ है डिटेल। अकेंद्र हाइपोसेंटर भूकंप के बारे में जानेंगे तो पृथ्वी का जो कंपन होता है वो ऊर्जा के निकलने के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, जो सभी दिशाओं में फैल करके भूकंप लाती हैं। तो जब पृथ्वी के जहाँ से ज्वालामुखी निकलता है वहाँ ऊर्जा निकलने लगती है, तरंग उत्पन्न होती है, और जब सभी डायरेक्शन में यह फैल जाती है तो उसे ही भूकंप कहते हैं। अब भूकंप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अकेंद्र हाइपोसेंटर और अधिकेंद्र एपिसेंटर। तो अकेंद्र क्या होता है और अधिकेंद्र क्या होता है? तो अकेंद्र वह स्थान होता है जहाँ पे भूकंप का उद्गम होता है पृथ्वी की सतह के नीचे। तो जहाँ भूकंप का उद्गम होता है उस स्थान को कहेंगे अकेंद्र हाइपोसेंटर, और अकेंद्र के सबसे नज़दीक वाला स्थान पृथ्वी की सतह पे। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह पे जो केंद्र होता है, मान लीजिए अंदर कहीं भी भूकंप यहाँ पे निकला, ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ भी है, तो जहाँ ये सबसे पहले पता चलेगा पृथ्वी का मतलब पृथ्वी की सतह पे, तो उसको बोलेंगे अधिकेंद्र एपिसेंटर, और जहाँ से उद्गम होती है उसको बोलेंगे अकेंद्र या हाइपोसेंटर। ठीक है, भूकंपीय तरंगे मुख्यतः पी तरंगे, एस तरंगे
और एल तरंगे होती हैं। ठीक है, तो पी तरंग जो होती है उसको क्या कहेंगे? तीव्र गति से यह चलती है और ध्वनि तरंग जैसी गति करती है। पी तरंग जो होती है वो तेज चलेगी और ध्वनि जैसा तरंग उत्पन्न करेगी। इसके अलावा गैस, तरल और ठोस, गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार में ये पाई जाती है पी तरंग। ठीक है, प्राइमरी तरंग जिसको बोलेंगे। इस तरंग जो होती है यह कुछ समय के बाद कुछ समय के बाद यह पहुंचती है और केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। इस तरंग सेकेंडरी तरंग। ठीक है, अगला है धरातलीय तरंग। तो धरातलीय तरंग क्या होती है? तो सिस्मोग्राफ जो होता है जिसमें भूकंप का मेजरमेंट किया जाता है, उस पे अंत में अभिलेखित होता है। अधिक विनाशकारी जो होती है शैली चट्टानों के विस्थापन के कारण बनती है। ठीक है, धरातलीय तरंगे। तो ये भूगर्भिक तरंगे थे पी और एस, और धरातलीय तरंगे में दो तरंगे होंगी, लव तरंगे और रेले तरंगे। लव तरंगे और एल तरंगे जिसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे एल तरंगे और आर तरंगे। तो यहाँ दो प्रकार की तरंगे हो गई, एक भूगर्भिक तरंग हो गई और एक धरातलीय तरंग। तो जो भूगर्भिक तरंग था उसमें पी तरंग और एस तरंग आता है, वहीं धरातलीय तरंग में दो तरंगे आती हैं, लव तरंगे और रेले तरंगे। तो लव तरंगे जो होती हैं वो लंबवत विस्थापन के बिना इस तरंगों की समान ही क्षैतिज दिशा में गति करती हैं। यहाँ पे देखिए इस तरंगे है यह, तो यह एकदम क्षैतिज गति कर रहा है, यह क्षैतिज गति कर रहा है, तो क्षैतिज गति जो कर रहा है वो इस तरंग है। तो इस तरंग के समान ही एल तरंग भी क्षैतिज करती है और क्षैतिज गति प्रसार की दिशा के लंबवत होती है और रेले तरंग की तुलना में थोड़ा सा तीव्र होती है। और रेले तरंग क्या होती है? तो यह भूमि पर दीर्घ वृत्ताकार पथ में दोलन करती हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में दोलन करती हैं रेले तरंगे, और यह जो होती हैं वो भूकंपीय तरंगों के प्रसार के कारण होता है। एक ऊर्ध्वाधर तल में लंबवत और क्षैतिज रूप से गति करती हैं। ठीक, तो चलिए भूकंप के कारण क्या क्या होते हैं, भूकंप किस वजह से आता है? तो सबसे पहला कारण है इसका कि किसी भ्रंश या भ्रंश जोन के किनारे ऊर्जा जो होती है वो निर्मुक्त हो जाती है। तो भूपटपटी की शिला में दरारें आ जाती हैं जिसके कारण भी भूकंप होता है। दूसरा कि टेक्टोनिक प्लेट का संचलन, अर्थात कि जब दो प्लेटें टकराती हैं, सबसे नॉर्मल कारण है, या जुड़ती हैं या उनमें कुछ भी गतिविधि होती है उससे भी भूकंप आता है। इसके अलावा है ज्वालामुखी विस्फोट। तो ज्वालामुखी विस्फोट से भी भूकंप आता है, जैसे मैग्मा जो होती है उसका निकासी होने लगता है, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा ऊपर निकलने लगता है, उस वजह से भी पृथ्वी के जो चट्टानें होती हैं शैले, उसमें तनाव होता है और ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी भूकंप आता है। चौथा है मानवीय गतिविधियां। तो मानवीय गतिविधियों से भी भूकंप आता है, जैसे खनन, रसायन, परमाणु उपकरण इत्यादि के विस्फोटन के कारण। भूकंप का मेजरमेंट कैसे करेंगे? तो पहला तो है भूकंप मापी सिस्मोमीटर से, यह भूकंप के तरंग को दिखाता है। रिक्टर स्केल, तो रिक्टर स्केल परिमाण को मेजर करेगा कि ऊर्जा जैसे 0 से 10 कितना ऊर्जा निर्मुक्त हुआ। और तीसरा है मरकैली। तो मरकैली क्या करता है? भूकंप की तीव्रता को मापेगा। तो भूकंप की तीव्रता को कौन मापेगा? मरकैली। वही परिमाण को मापेगा रिक्टर पैमाना, और तरंग को मापता है भूकंप मापी। ठीक है, अब वितरण देखते हैं कि कहाँ किस जोन में कितना है। तो सरकम पैसिफिक बेल्ट परिप्रशांत मेखला में 81% है, वहीं अल्पाइड भूकंप मेखला में 17% और मध्य अटलांटिक कटक में जल के नीचे डूबा हुआ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैप के माध्यम से भी दिया गया है। तो भारत में भूकंप किन क्षेत्रों में है? तो तकनीकी रूप से सक्रिय जो पर्वत है हिमालय की उपस्थिति के कारण भारत भूकंप से अत्यंत प्रभावित देशों में से एक है, जो कि यहाँ पे हिमालय पर्वत है इसलिए। और भारत को 4 भूकंपीय जोन में बांटा गया है, 2, 3, 4 और 5। 1 में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि 1 बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है, तो भारत उस क्षेत्र में नहीं आता है। तो भारत में 2, 3, 4 और 5। अब नेक्स्ट है टॉपिक कि गया जिले के स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है। तो यह स्टोन आर्ट क्या है, गया जिले का चर्चा में क्यों रहा था? तो 300 साल पुराना है यह स्टोन आर्ट, इसको जीआई टैग मिला है 300 साल पुराना स्टोन आर्ट को। यह पत्थर कट्टी गांव
जो मूर्ति कला है, स्टोन आर्ट है, उसके लिए प्रसिद्ध है। तो गया जिला में ही एक है निमचक बथानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गाँव। ठीक है, निमचक बथानी प्रखंड के पत्थरकट्टी गांव में यह मूर्ति बना हुआ है। इस स्टोन का जो आर्ट बनाया गया ना, उस आर्ट में भगवान बुद्ध हैं और महावीर स्वामी की मूर्तियों के अलावा और भी बहुत सारे कलाकृतियों की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसको वैश्विक पहचान भी मिला है। तो गया जिले के पत्थरकट्टी गांव में स्टोन आर्ट से जुड़ा 650 से अधिक शिल्पकार हैं और इसे जीआई टैग मिल गया है। और इनकी मूर्तियों को जीआई टैग मिलने से ना ही सिर्फ पहचान मिली है, बल्कि विदेशों में इसको निर्यात भी किया जा रहा है, इससे इनकम भी होगा। यह इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर जो थी, इन्होंने ही इस गांव का नाम पत्थरकट्टी रखा था। ठीक है, अहिल्याबाई होलकर जी ने ही पत्थरकट्टी नाम रखा था। आप लोग को याद होगा, कुछ समय पहले हम लोग पढ़े थे कि गया का विष्णुपद मंदिर भी यही बनवाई थी अहिल्याबाई होलकर। पत्थरकट्टी जो है ना, वो काले ग्रेनाइट पत्थर से, देखिए आ भी गया, विष्णुपद मंदिर का निर्माण कराया गया है। तो काले ग्रेनाइट पत्थर से विष्णुपद मंदिर का निर्माण भी कराया गया है, मुंगेर का। ठीक है, बिहार के जर्दालू आम, शाही लीची, कतरनी चावल, मगही पान और मधुबनी पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा जीआई टैग का पूर्ण रूप है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और जीआई के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का अर्थ यह होता है कि वैसे उत्पादों को मिलता है जिनकी विशिष्टता, गुणवत्ता या प्रतिष्ठा थोड़ा सा उस क्षेत्र से जुड़ी हुई रहती हैं, विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई रहती हैं। अगर किसी वस्तु को जीआई टैग मिल जाता है तो उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल जाती है। साथ ही WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के पर समझौता भी किया जाता है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो भौगोलिक सूचक है, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम, तो पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत जो सितंबर 2003 से लागू हुआ है, यह जीआई टैग प्राप्त, मतलब कि यह दिए जाने लगा है। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ष 2004 में दार्जिलिंग के टी को जीआई टैग मिला था 2004 में, चूँकि 1999 के अधिनियम के द्वारा 2003 में ही लागू हुआ था और सबसे पहला दार्जिलिंग टी को मिला है 2004 में। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष के लिए किया जाता है और जिस भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलेगा वो 10 साल के लिए मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, बिहार ने 25 सालों के बाद स्वर्ण पदक जीता है। तो बहुत अच्छी बात है कि 25 वर्ष के बाद बिहार ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ था 38वां राष्ट्रीय खेल 2025। उत्तराखंड में आयोजित हुआ है 38वां राष्ट्रीय खेल 2025, इसमें बिहार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल, देखिए इसका आयोजन हुआ था फरवरी में, उत्तराखंड में हुआ था और यह 38 नंबर का था। कौन नंबर का राष्ट्रीय खेल था? तो 38 नंबर का था। उत्तराखंड में फरवरी में आयोजन किया गया था और इसका उद्घाटन देहरादून की राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में हुआ है और इसका उद्घाटन हुआ है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में। वहीं राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था? तो मौली था। इसका शुभंकर मौली था और उत्तराखंड के राज्य पश्चिम मोनाल से प्रेरित है। तो जो मौली इसका शुभंकर रखा गया वो वहाँ का राजकीय पश्चिम मोनाल से प्रेरित है। वहीं राष्ट्रीय खेल में 32 खेल प्रतियोगिताएं शामिल हुई हैं। राष्ट्रीय खेल में 32 खेल प्रतियोगिता शामिल हुई है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र ने 54 स्वर्ण पदक, 71 रजत, 76 कांस्य के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है और महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। टोटल 54 स्वर्ण, 71 रजत और 76 कांस्य पदक जीत के महाराष्ट्र पहले स्थान पे है। वहीं दूसरा स्थान हरियाणा प्राप्त किया है और 39वां जो राष्ट्रीय खेल होगा वो मेघालय में होगा। अभी उत्तराखंड में हुआ था और 2026 में जो होगा 39 नंबर का वो कहाँ होगा? तो मेघालय में। इससे संबंधित मुख्य बिंदु देखें तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ था 38वां खेल
और इसकी बिहार की जो महिला खिलाड़ी हैं उसमें खुशबू कुमारी हैं, निखत खातून है और पायल प्रीति। तो इन तीनों लोगों ने लॉन बॉल के ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो लॉन बॉल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में बिहार की खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने स्वर्ण पदक जीत लिया है 25 सालों के बाद। तो बिहार ने 25 सालों के बाद स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक है, इतना ही नहीं, बिहार की टीम ने पश्चिम बंगाल को हरा दिया था लगभग 15-14 के करीब से। वहीं 38वां राष्ट्रीय जो खेल हुआ था 2025 में, वो बिहार उसमें 1 स्वर्ण जीता है, 6 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक जीता और 29वां स्थान पे रहा। महाराष्ट्र पहला पे, हरियाणा दूसरा पे रहा है और वहीं बिहार है तो कुल 12 पदक के साथ 29वां स्थान पर रहा है। ठीक है, 12 पदक के साथ 29वां स्थान पर रहा और इन 12 पदक में मात्र एक ही वही महिला ट्रिपल स्पर्धा लॉन टेनिस में जीती है, 1 स्वर्ण, उसके अलावा 6 रजत है और 5 के 5 कांस्य पदक जीते गए हैं। ठीक है, तो हाँ लॉन बॉल था, सॉरी मैं लॉन टेनिस बोल देती। तो अब नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है बिहार में नए एयरपोर्ट को मिली मंजूरी। बिहार के नए एयरपोर्ट को मिली है मंजूरी। तो बिहार के पटना की बिहटा में AAI द्वारा नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कैसा एयरपोर्ट होगा, तो ग्रीन फील्ड के बजाय यहाँ पे ब्राउन फील्ड बनेगा। कैसा बनेगा, तो ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। बिहटा के बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे AAI द्वारा वहीं ब्राउन फील्ड बनाया जाएगा एयरपोर्ट। इसके अलावा 2026 तक यह तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है और एयरपोर्ट के विकास के लिए 108 करोड़ जमीन दिया गया है, 108 एकड़। इसके विकास के लिए एयरपोर्ट के 108 एकड़ जमीन आवंटित किया गया है। वहीं इसके साथ लगभग 2026 में बनने की संभावना है और दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाएगा। पटना के दानापुर को बिहटा से कॉरिडोर बना के जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं AAI जो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण क्या है। तो AAI एक वैधानिक निकाय है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1995 को किया गया था और कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और AAI का गठन 1995 में हुआ था। वहीं यह ग्राउंड एयर स्पेस दोनों में नागरिक उड्डयन और संरचना का निर्माण करता है। इसके अलावा 137 जो है विमानपत्तन है अर्थात कि जो एयरपोर्ट है उनका प्रबंधन भी करता है। इसके अलावा 23 गो अंतर्राष्ट्रीय है और 10 गो सीमा शुल्क विमानपत्तन है। इसके अलावा 81 घरेलू हैं और 23 जो है घरेलू सिविल एन्क्लेव इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो 137 में से मतलब 23 इसमें अंतर्राष्ट्रीय हैं, 10 सबका सीमा शुल्क है, 81 घरेलू है और 23 घरेलू सिविल कनक्लेव है। कुल 137 विमानपत्तन का AAI निगरानी करता है और यह क्या करेगा, तो साथ ही विमानन पेशेवर के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि बिहटा में जो एयरपोर्ट नया बनेगा ब्राउन फील्ड, तो वह उसके क्या फायदे होंगे। तो यह एयरपोर्ट ना केवल पटना शहर से जुड़ा रहेगा बल्कि क्या करेगा, पूरे बिहार के आसपास के क्षेत्रों को जोड़ेगा, यातायात को और आसान बनाएगा। इसके अलावा हवाई कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार और पर्यटन में वृद्धि होगी, स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे, यात्राओं में के लागत में कमी आएगी, सुविधाओं में सुधार होगा, यही सब चीज़ें होंगी और क्या होगा। नेक्स्ट है बोध गया में बौद्ध महोत्सव 2025। तो बोध गया में बौद्ध का महोत्सव मनाया गया है 2025 में। तो बोध गया स्थित कालचक्र मैदान में, कौन सा मैदान में, तो कालचक्र मैदान में बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इसके बारे में मुख्य बिंदु देखेंगे तो जानेंगे कि यह जो गया है बौद्ध गया वो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन तीनों की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसकी गतिविधियां भी यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं। इसमें स्थानीय कलाकारों के अलावा इंडोनेशिया, लाओस, जापान सहित 6 देशों के कलाकारों ने
भाग लिया था। वैसे भी जापान, लाओस, इंडोनेशिया ये सभी में बौद्धिस्टों का बोलबाला है, तो इन देशों के कलाकारों ने यहाँ पे भाग लिया था। वहीं बौद्ध महोत्सव में पहली बार बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन हुआ है। बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल यहाँ बनाया गया और इसके लिए कई देशों के बड़े फिल्मकारों, लेखकों आदि को भी आमंत्रित किया गया। बहुत सारे देश के फिल्मकार, लेखक भी यहाँ पे आए थे। और आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भी महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। आर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन भी महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में किया गया। ठीक है। बौद्ध महोत्सव के बारे में देखें तो इसका पहला आयोजन 1998 में हुआ था। यहाँ पे गौतम बुद्ध की शिक्षा, बौद्ध धर्म और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाया जाता है। वहीं भगवान बुद्ध को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनके 3 सिद्धांत थे: अहिंसा, करुणा और शांति। ठीक है। अहिंसा, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम संघम गच्छामि। तो ये तीनों अहिंसा, करुणा और शांति ही था इनका मूल सिद्धांत। भारत के साथ साथ श्रीलंका, नेपाल, भूटान, जापान, चीन, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य देशों से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए और इसमें भाग लिए। ठीक है। भारत रत्न, अब नेक्स्ट टॉपिक है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर। तो भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में जानेंगे। इनका इतिहास क्या रहा था, ये क्या महत्वपूर्ण है। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी जो प्रतिमा थी उसको पुष्पांजलि अर्पित किया गया। उनकी प्रतिमा को पुष्पांजलि दिया गया। ठीक है। इस अवसर पे कला संस्कृति युवा विभाग द्वारा सबसे पहले प्रार्थना किया गया और भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर के जीवन और उनके जो भी कार्य किए थे उस पर आधारित गीत, भजन, कीर्तन और निर्गुण गीत भी प्रस्तुत किया गया था। कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक कहा गया है, कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। यह राजनीतिज्ञ थे। 1970 से 71, 77 से 79 2 बार बिहार के 11 में मुख्यमंत्री रहे थे। 70 से 71 और 77 से 79। इतना ही नहीं, यह एक स्वतंत्रता सेनानी थे, कट्टर समाजवादी थे। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी, कट्टर समाजवादी और जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया तथा रामानंद मिश्रा जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन में भी ये काम किए हैं। जेपी नारायण, मनोहर लोहिया और रामानंद मिश्रा। ठीक है। और इन्होंने ओबीसी के बीच अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के रूप में सूचीबद्ध एक नई समुदाय का भी बनाने का क्रेडिट इन्हीं को जाता है, कर्पूरी ठाकुर को। इतना ही नहीं, जो 10 क्लास में इंग्लिश जो है ना विषय, इंग्लिश सब्जेक्ट जिसको कि अभी कंपलसरी नहीं किया गया है, कंपलसरी हो गया एग्जाम देना पर क्वालिफाई मार्क्स नहीं ऐड होता है, तो इन्हीं का दिन है, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश की वजह से बहुत सारे लोग फेल हो रहे थे। इन्होंने हिंदी, उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में भी बढ़ावा दिया है और स्कूल की फीस माफ करने, पंचायती राज को मजबूत करने सहित और भी बहुत सारी नीतियां लागू किए थे। तो हिंदी और उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में कर्पूरी ठाकुर ने ही बढ़ावा दिया था। वहीं इनका निधन 1988 में हो गया था। ठीक है। इनका निधन 1988 में हो गया और 2024 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न देश का, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में अगर वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, असाधारण सेवा या उच्चतम प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसके लिए दिया जाता है भारत रत्न। ठीक है। यह जो घोषणा है पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर की जाती है। भारत रत्न की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करके दिलवाते हैं। वहीं भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या जो है एक विशेष वर्ग में अधिकतम 3 तक हो सकती है। ठीक है। एक विषय में, जैसे कि एक फील्ड कोई है, मान लीजिए राजनीति, तो मैक्सिमम उसमें 3 तक ही दिया जा सकता है उस वर्ष में। लेकिन अभी थोड़ा एक्सेप्शन के तौर पे ज़्यादा लोग को दिया जा रहा है, लेकिन अभी तो 5 लोग को भी दिए जा रहे हैं। खैर वो अलग मैटर है, लेकिन 3 लोग को ही तक हो सकता है। ठीक है। बिहार राज्य जो है वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025, तो बिहार राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025 क्या है, तो ये मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर में हुआ था आयोजन। राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025, राज्य वुमेन्स वुशु चैंपियनशिप 2025। इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसका आयोजन हुआ था महिलाओं के बीच वुशु खेल को बढ़ावा देने के लिए। बहुत सारे लोग तो वुशु के बारे में जानते भी नहीं है कि वुशु होता क्या है,
तो इसको बढ़ावा देने के लिए और प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने के लिए इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन जो है खेल विभाग और बिहार वुशु एसोसिएशन के संयुक्त प्रावधान से हुआ है। वहीं इसमें लगभग 300 से अधिक महिला खिलाड़ी जो हैं वो इस चैंपियन में भाग लेंगे बिहार से। आगे देखेंगे खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो मुजफ्फरपुर की टीम जो है वो शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल खिताब जीता है और यह इनके खेल के समर्पण को दर्शाता है। तो मतलब मुजफ्फरपुर की टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल खिताब जीत लिया है। उस इवेंट्स की बात करें तो इस चैंपियनशिप में सांडा और ताओली जैसे विभिन्न ओशो इवेंट्स में मुकाबले हुए जो ओशो खेल की विविधता के पहलुओं को उजागर करते हैं। तो यह जो ओशो है ना, ओशो इवेंट्स, इसमें सांडा और ताओली जैसे विभिन्न ओशो इवेंट्स ने मुकाबला हुआ था। ठीक है, तो ओशो के बारे में जानेंगे कि यह क्या है। तो ओशो एक तरह का चीनी मार्शल आर्ट है, चाइना का मार्शल आर्ट है ओशो। और इसमें दो तरह के ताओलू और दूसरा सांडा, ठीक है, दो तरह से यह खेला जाता है, ताओलू और सांडा के तरीके से। और यह तेजी से धीरे धीरे हर जगह लोकप्रिय हो रहा है मार्शल आर्ट। ओशो को कभी कभी कुंग-फू भी कहा जाता है, कुंग-फू ओशो को ही कहा जाता है। और यह महिलाओं को बिहार में सिखाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच लोकप्रिय बनाने के लिए मुजफ्फरपुर में इसका आयोजन किया गया था। वहीं जो ओशो होती है, दोनों नाम आमतौर पे चीनी मार्शल आर्ट को ही संदर्भित करता है, ताओलू और सांडा। बिहार के कई खिलाड़ियों ने इस खेल में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान भी बना चुके हैं। नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक नालंदा में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। ठीक है, नालंदा में विकास परियोजना का उद्घाटन आखिर चर्चा में क्यों रहा था। तो बिहार के मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान नालंदा में 820 करोड़ रुपए से 263 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। और इसका मेन हम लोग को बस ये याद रखना है कि कौन से परियोजना कौन सा जिला में लागू किया गया है, ना कि कितना बजट है और क्या है सब चीजें। तो यहाँ पे नालंदा में तालाब और पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे अमृत सरोवर योजना के तहत बना जो तालाब है वहाँ पे सुरंदा पार्क और डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है नालंदा जिला में। इसके अलावा सामाजिक उत्थान पार्क का भी यहाँ पे निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महादलित परिवार को नए जो बनाए गए मकान है वह भी सौंपा गया है। उसके साथ ही बिजली, पानी और बागवानी सब सुविधा के साथ में 12 महादलित परिवार को। वहीं जीविका दीदियों को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया है। जीविका दीदी जो हैं, हर गांव में आजकल जीविका चल रहा है, तो उसमें महिलाओं को और आर्थिक सहयोग भी दिया गया है। इसके अलावा राजगीर जो कुंड परिसर है उसमें नवनिर्मित यात्री विश्राम भवन का उद्घाटन किया गया है। राजगीर कुंड परिसर में नया बना यात्रियों के विश्राम करने का भवन का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि बेनारा सकसोहरा मार्ग, यहाँ पे मतलब इसको और ज़्यादा चौड़ा किया गया है। मत्स्य हैचरी का निरीक्षण किया गया है। स्थानीय खेल मैदान बनाया गया है। वहीं सामाजिक भवन और राजगीर में डायनासोर पार्क बनाया गया है। यह इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे डायनासोर का पार्क भी राजगीर में बनाया गया है। वहीं पंचाने सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार किया गया है और सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना, ये भी PPI है कि नालंदा जिला के सरमेरा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। वहीं नालंदा जिला के परिचय का बात किया जाए तो इसका जो मुख्यालय है वो बिहार शरीफ में है। ठीक है, और अपने प्राचीन इतिहास के लिए नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहर चुके हैं। महावीर को मोक्ष प्राप्ति पावापुरी नालंदा में हुआ था। वहीं बुद्ध के प्रमुख शिष्य जो सारिपुत्र हैं उनका जन्म भी नालंदा में हुआ है। और ह्वेन-त्सांग भी नालंदा विश्वविद्यालय घूमने 7वीं शताब्दी में आए हुए थे। 629 से 45 तक यहाँ रहे थे। वही नालंदा विश्वविद्यालय के यहाँ पे अवशेष या पर्यटन स्थल है। नालंदा संग्रहालय है। ह्वेन-त्सांग आए थे तो उनका एक मेमोरियल हॉल भी है। वहाँ पे राजगीर में गर्म पानी का झरना भी है, गर्म कुंड जिसको बोला जाता है, ब्रह्मा कुंड है, सरस्वती कुंड है और लंगटी कुंड है। तो ब्रह्मा कुंड, सरस्वती कुंड और लंगटी कुंड, ठीक है, ब्रह्मा कुंड, सरस्वती कुंड और लंगटे कुंड यहाँ पे देखने को मिलता है। बोध गया और गया के तो जानते ही हम लोग,
तो यहाँ प्रमुख नदियाँ फाल्गु, मोहनी इत्यादि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय नकली नोट की छपाई। तो यह चर्चा में क्यों आ गया? तो भारतीय नकली नोट की छपाई चर्चा में क्यों है? तो चूंकि यह राजस्व खुफिया निदेशालय DRI जिसको बोलेंगे, DRI ने भारतीय मुद्रा की जाली नोट FICN की छपाई में संलिप्त 7 मॉड्यूल को गिरफ्तार कर लिया। वहीं नकली भारतीय मुद्रा नोट FICN के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी पेपर की आयात में संलिप्त मॉडल के खिलाफ अपने अभियान को जारी रखा है। महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार में 11 स्थानों पर एक साथ तलाशी अभियान जारी किया गया, जिसमें 7 लोग पकड़े भी गए। तो 7 मॉड्यूल यहाँ पे गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा DRI ने गाजीपुर और बंगलुरु में RBI और इंडिया सिक्योरिटी पेपर से शब्दों वाले एम्बेडेड सुरक्षा धागा और कागज के आयातक पाए गए 2 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है। जो ये टीम थी उन्होंने 50 रुपया और 100 रुपया के नकली नोट और मशीनरी भी उपकरण जब्त कर लिए हैं। 50-100 रुपया का जो नकली नोट बन रहा था उसको भी जब्त कर लिए हैं। वहीं नकली मुद्रा का प्रभाव क्या हुआ? तो इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो गया। नकली मुद्रा के प्रसार से महंगाई बढ़ सकता है और आर्थिक अस्थिरता भी आ सकती है। वहीं असली और नकली मुद्रा के मिश्रण से बैंकिंग सिस्टम में भी गड़बड़ी हो सकता है। अपराध भी बढ़ सकता है इससे, क्योंकि इससे काले धन और अवैध गतिविधियों में भी किया जा सकता है। तो चूंकि इससे ज़्यादा मुद्रा हो जाएगा तो काले धन में बढ़ोतरी होगी, अवैध गतिविधियों में भी बढ़ोतरी की जाएगी और इससे आतंकवाद गतिविधियां भी बढ़ सकती हैं। वहीं सीमा पार तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधि भी इससे जुड़ा हुआ हो सकता है। राजस्व खुफिया निदेशालय। तो राजस्व खुफिया निदेशालय की बात करें तो यह भारत की एक प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया जांच और संचालन एजेंसी है। यह ड्रग्स, सोना, हीरा, इलेक्ट्रॉनिक्स, विदेशी मुद्रा, नकली छपाई जो है उस पर तस्करी पे रोक लगाता है। तो उसने ही छापा मार के यह पकड़ा है। ठीक है, महिलाओं की सहायता हेतु सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित महिलाएं जो हैं उनके लिए 140 पूर्णकालिक संरक्षा अधिकारी नियुक्त किए हैं। पूर्णकालिक संरक्षा अधिकारी 140 को बिहार सरकार ने नियुक्त किया है। और इसका मुद्दा ये रहा है कि एक अलग वर्ग इसके लिए बनाए जाने का निर्णय लिया गया है और वहाँ पे एक अधिकारी होंगे और जिला स्तर, राज्य स्तर पे, और वह समाधान करेंगे। घरेलू हिंसा का मामला चूंकि बढ़ रहा है, प्रभावी ढंग से इसको निपटाना भी जरूरी है। और बहुत ही घरेलू जो हिंसा होती है बहुत ही सेंसिटिव मैटर होती है। तो महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा देने के लिए अधिकारियों का संरक्षण भी संविधान में सुनिश्चित किया गया है। वही नियुक्ति का स्तर होगा उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पे। जिला स्तर पे होंगे, राज्य स्तर पे और उपमंडल बनाए जाएंगे। ठीक है, तो कुल 140 सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं 101 जो उपमंडल स्तर पे हैं, 38 जिला है तो वहाँ पे जिला मिलेंगे, हर अनुमंडल में मिलेंगे। इसके अलावा एक जो होगा राज्य स्तरीय सुरक्षा अधिकारी होगा। महिलाओं का पर हो रहे अत्याचार के लिए एक अधिनियम 2005 में बनाई गई थी, महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, और इसमें मजिस्ट्रेट को उनको कार्यों में सहायता करना शामिल किया गया है। इसके अलावा महिला की शारीरिक चोट का चिकित्सीय परीक्षण करवाया जाएगा और रिपोर्ट जो है उसको संबंधित थाने और मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के धारा 20 के तहत आर्थिक राहत आदेश का पालन भी किया जाएगा। तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 क्या है इसको देखेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो यह जो एक्ट बना था वह महिलाओं की घरेलू हिंसा को रोकने के लिए, उन्हें कानूनी एक तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कानूनी सुरक्षा के लिए भी बनाया गया था। इस घरेलू हिंसा जो अधिनियम है इसके बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे घरेलू हिंसा में शारीरिक हिंसा आता है, यौन हिंसा आता है, भावनात्मक दुरुपयोग, सामाजिक और आर्थिक नियंत्रण। तो बहुत सारे तरीके की घरेलू हिंसा होता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मारपीट ही हिंसा के श्रेणी में आए। तो महिलाओं के साथ शारीरिक हिंसा जैसे महिला को शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना, थप्पड़ मारना, धक्का देना, पीटना, बहुत सारी चीजें आती हैं। यौन से हिंसा में तो सभी को पता ही है, बलात्कार करना, यौन उत्पीड़न, तो ये चीजें आएंगे। ठीक है, भावनात्मक दुरुपयोग में आएगा कि किसी भी महिला के साथ, घर की महिला के साथ अपने मानसिक स्थिति और आत्मसम्मान को उसके नुकसान पहुंचाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे जैसे उनका अपमान करना, विश्वासघात करना, धोखा देना या फिर डराना धमकाना, या महिला को मानसिक रूप से कमजोर महसूस करवाना। इतने ही सामाजिक और आर्थिक कंट्रोल भी किया जा रहा है, जैसे कि
महिलाओं को उसके परिवार और दोस्त से अलग रखना, उसे सामाजिक रूप से अकेला करना या उसे अपनी इच्छा के खिलाफ सीमित करके रखना। अर्थात कि अगर महिला घर से बाहर निकलना चाहे, काम करना चाहे या फिर, तो उसे रोक करके घर में नहीं रखा जा सकता, उसकी मर्जी के खिलाफ उसे अकेला नहीं रखा जा सकता है। यहाँ पे वही के लिखा हुआ। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है पीएम किसान योजना। तो पीएम किसान योजना क्या है, यह चर्चा में क्यों रहा? तो चूंकि पीएम किसान योजना जो है वो बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है पीएम किसान योजना है उसकी 19वीं किस्त जारी की गई है। ठीक है, पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी गई है। और पीएम किसान जो योजना है इसके तहत 2000 रुपया किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर किए जाते हैं। इससे किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है, उनकी इनकम वृद्धि होती है और कृषि संबंधित जो खर्चे होते हैं उसमें भी पूरा होता है। इतना ही नहीं, 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र की वाशिम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी की गई थी। अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना है क्या एक्चुअली? तो यह जो है 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक जो किसान है उनको वित्तीय जरूरत पूरा करने के लिए शुरू किया गया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2019 में। ठीक है, इसका अर्थ है डीबीटी, प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो है बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से देश भर के जो भी किसान होंगे इनके 3 किस्त में। ठीक है, तो 3 किस्त में 6000 रुपया प्रति वर्ष देना है, 2-2 हजार करके। तो हर 4 महीने के इंटरवल पे 2000 रुपये दिए जाते हैं किसानों को। देखिए, इसको चार्ट के माध्यम से या मेंस में बनाया जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत 2019 में किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फार्मिंग फैमिलीज, अर्थात कि जो खेती कर रहे किसान हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, इसका ऑब्जेक्टिव है, मोटो है। वहीं इसके प्रकार हैं क्लासिफाइड एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, यह सरकारी मतलब केंद्रीय स्तर का योजना है। इसके अलावा इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन होंगे, इसके कौन लाभार्थी होंगे, तो वह इंक्लूड्स ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स विद सम एक्सक्लूशंस। तो जितने भी हैं खेती करने वाले किसान हैं उन सभी को शामिल किया गया है कुछ एक्सेप्शन के साथ। और इसमें बेनिफिट्स होंगे 6000 रुपया जो कि 3 किस्तों में दिया जाएगा। वहीं जो यह योजना है यह छोटे एवं सीमांत जो किसान होते हैं उनके लिए थे, तो छोटे किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी। ठीक है, जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की भूमि थी, लेकिन बाद में इस योजना का दायरा सभी भूमि धारक किसानों को कवर हेतु बढ़ा दिया गया। स्टार्टिंग में था कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ा दिया गया कि सभी लोगों के पास लगभग जो किसान हैं खेती करते हैं। वित्त पोषण कार्यान्वयन क्या है? तो यह भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कि फसल चक्र के अंत में जो भी कृषि आय के अनुरूप उचित फसल होता है उसको स्वास्थ्य और पैदावार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अगर किसानों के पास पैसे रहेंगे तभी वो अपनी फसल का सिंचाई और जो खाद्य वगैरह होती है अच्छे से बुवाई निराई कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न आदानों की खरीद संबंधी लघु एवं सीमांत किसानों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करना, वही सिंपल सी बात है। और खर्च जो है ना, किसानों का जो खर्च है तो वो अपना पूरा नहीं होने के बाद वो साहूकारों के पास जाते हैं जो कि बहुत ही उच्च ब्याज दर पे पैसे लगभग 10%, 5% पे देते हैं। तो इनसे बचाने के लिए भी सरकार किसानों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रही है पैसा। वही नेक्स्ट है पीएम किसान मोबाइल ऐप। तो पीएम किसान मोबाइल ऐप जो है इससे क्या होगा, तो किसान को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया, डिजाइन किया गया है और यह किसान को मदद करेगा। ठीक है, सूचना देने में जानकारी। तो इसी के साथ यह जो मंथ है अब फरवरी मंथ ये भी कंप्लीट हो गया है। तो फरवरी मार्च अप्रैल तीनों कंप्लीट हो गया और जनवरी है एक बस बचा हुआ, जनवरी से ही करेंगे हम लोग, उसके पहले का नहीं देखेंगे क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो इसके नीचे मैं लिंक दे दूँगी टेलीग्राम का, उस पर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।